कतर काफ़ी स्ट्रिक्ट है। ये इंस्ट्रक्शंस है यहाँ के, कपड़े ढंग के पहनने। एक ऐसा देश जिसे दुनिया का सबसे अमीर देश माना जाता है, पैसा इतना कि एक वर्ल्ड कप होस्ट करने के लिए $50 बिलियन खर्च करके एक शहर ही बना डाला जहाँ आज कोई रहता ही नहीं। ये देखो, जैसे यहाँ पर ये बिल्डिंग है, पर एक बास को पासपोर्ट मिलता है। इस देश का नाम है कतर, जहाँ पर मैं अगले 100 घंटे बिताने वाली हूँ। तो दोस्तों, आज मैं जा रही हूँ यूएई से कतर, वो भी बिना वीजा के पैसे दिए। फाइनली मैं बस से उतर चुकी हूँ। इंडियंस के लिए वीज़ा ऑन अराइवल फ्री होता है, लेकिन तब जब आप उनकी एक वेबसाइट है उससे 4 स्टार 3 स्टार जो भी होटल्स उन्होंने दिए हैं उसको बुक करें मिनिमम 2 नाइट्स के लिए। मैं दोहा पहुंच चुकी हूँ और दोहा में पहली बार वीज़ा ऑन अराइवल लेने जा रही हूँ। पहले होटल बुकिंग्स दिखानी है उनको, फिर वो ठप्पा लगाएंगे, फिर मैं इमिग्रेशन में जाऊंगी, फिर मैं दिखाऊंगी कि उन्होंने ठप्पा लगा दिया है और सर की ऐसी तैसी हो गई है। रात के 9 बज रहे हैं। आगे का मुकाम कैसे हासिल करते हैं दोस्त? मुझे तो लगा था बस दुबई एडवांस है। मैं जा रही हूँ पहले जो डिस्कवर कतर है उसके काउंटर पर, देखती हूँ क्या होता है। ये पहला इमिग्रेशन है जिसमें मुझे ऐसे लोग मिले अजीब से, काफ़ी खतरनाक। कोई नॉर्मली बात ही नहीं कर रहा था। भाई यहाँ आओ, कहाँ जा रही हो, अपने फिंगर्स रखो, बेवजह रूड हो रहे थे। वो क्या होता है कि अब इमिग्रेशन पहला पड़ा होता है, इसमें आप कंट्री की थोड़ी सी भनक ले लेते हो कि कैसे लोग मिलेंगे। हाँ, तो अभी मैं बाहर आ गई हूँ, सब कुछ हो गया है। मेरा जो होटल है उसकी तरफ जाने के लिए बढ़ रही हूँ। आज मेरी पहली रात है और मैं देख रही हूँ कि आसपास क्या क्या मिल सकता है। अब जो मेरा स्टे है वहाँ पे खाने के लिए आसपास कुछ भी नहीं है। मैं चल के आई हूँ लाइक 1-1.5 किलोमीटर, तो मुझे चीज़ें दिखनी शुरू हुई हैं। यहाँ पे भी हाइपर मार्केट का कॉन्सेप्ट है। हाइपर मार्केट का सीन ये होता है कि सारी चीज़ें मिलेंगी, ग्रोसरीज, कपड़े वपड़े, सब कुछ, मोस्टली ग्रोसरीज, और एंड में कहीं कोने में आपको सस्ते खाने की चीज़ें मिलेंगी जो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड मील है, जैसे दाल चावल मिल सकता है, सैंडविचेस, ये सब। तो वो ना बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं होता। बिना समय वेस्ट किए हुए हम निकल पड़े थे कतर की फीफा सिटी लुसेल की ओर, जिसे दुनिया की सबसे भविष्यवादी सिटी माना जाता है। पर इसमें कितनी सच्चाई है ये तो वहाँ जाकर ही पता चलेगा। अब तक मुझे कतर की सबसे खास बात लग रही थी यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर। आज से कुछ दशक पहले एक रेगिस्तान होने के बावजूद इस मणिपुर से भी छोटे देश ने जो हासिल कर लिया है उसका कोई जवाब नहीं। उन्हीं इंफ्रास्ट्रक्चर में एक अमेजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर था कतर के सबसे बड़े मॉल विंडम मॉल का, जो कि इटली के वेनिस शहर से इंस्पायर होकर बनाया गया था। मैंने पहली बार देखा कि किसी मॉल में एक और मॉल बना हुआ है अंदर। सारी क्रिएटिविटी एक ही जगह पे है। स्पेस इतना है 2 दुकानों के बीच में। ओह माय गॉड। देखो, मॉल्स बड़े होते हैं, उसमें स्पेस भी होता है, लेकिन ये बहुत ज्यादा स्पेस लेके बनाया गया है। और ये शायद हाइपर मार्केट जैसा है। मैं यार इम्प्रेस्ड हो गई इस मॉल से। ये मॉल कम टूरिस्ट अट्रैक्शन ज्यादा है। देखो किस तरह से बनाया गया है इसे, ऐसा लग रहा है कि मैं किसी महल में हूँ। अब होटल स्टाइल में बिल्कुल खाने पीने की व्यवस्था है, बैठने की व्यवस्था है। लोग यहाँ पे आके चिल करने में ज्यादा बिलीव करते होंगे रादर देन शॉपिंग करने में। अभी शाम के 5 बज रहे हैं, मैं मॉल के बाहर बैठी हूँ, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हो रही है सिटी एक्सप्लोर करने की, क्योंकि बाहर इतनी इंटेंसिटी वाली धूप है, अभी भी जल सकते हैं। और मैं पता है ऐसे रिकॉर्ड क्यों कर रही हूँ, यहाँ पर ना थोड़ी सी ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस है। मैंने कोशिश की मॉल में थोड़ा बहुत रिकॉर्ड करने की, तो तुरंत लोग आ गए कि रिकॉर्ड नहीं कर सकते, आप परमिशन लेके नहीं आए हैं। आई मीन ये सब नहीं हुआ कहीं भी, ओमान या दुबई में। दुबई में खास करके बहुत फ्री लगा रिकॉर्ड करने में, कहीं भी कुछ भी। आई डोंट नो कि क्यों इतनी स्ट्रिक्टनेस है यहाँ पे, तो इसीलिए मैं थोड़े से अलग हट के मॉल से बाहर आके रिकॉर्ड कर रही हूँ ये सब। वैसे अभी भी मुझे लग रहा है कि कोई आके रोक ना दे। मैं हूँ अभी लुसेल सिटी में। लुसेल एक ऐसा शहर है कतर का जिसको स्पेशली 2022 के वर्ल्ड कप के लिए बनाया गया था, लेकिन इस सिटी को अभी घोस्ट सिटी भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर बिल्डिंगें खाली हैं। इस सिटी में लगभग 5-6 लाख लोगों के रहने के लिए जगह बनाई गई थी, लेकिन अभी यहाँ मुश्किल से 1-1.5 लाख लोग रह रहे होंगे। मतलब ये सारी जो बिल्डिंग्स दिख रही हैं ये ऑलमोस्ट खाली हैं, लेकिन यहाँ पर जितनी भी बिल्डिंग्स बनाई गई हैं उन सब की एक अलग आइडेंटिटी है। जैसे मैं दुबई में थी तो सारी ऊंची जो बिल्डिंग्स थी वो एक जैसे ही दिख रही थी, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। हर एक बिल्डिंग अलग तरीके से बनाई गई है। कोई ओवल शेप की है, कोई फ्लैट शेप की है, कोई स्क्वायर शेप की है। अगर मैं पहली बार मैं इसे देख रही हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं सही में किसी फ्यूचरिस्टिक जगह पर आ गई हूँ।
ये घर बिल्कुल रोड के किनारे बने हुए हैं, लेकिन मैं देख के बता सकती हूँ कि इनमें कोई नहीं रहता। यहाँ की हर एक बिल्डिंग जो है वो मोटिवेटेड है कहीं ना कहीं से। जैसे पीछे जो बिल्डिंग दिख रही है ये एक मॉल है, ये वेनिस स्टाइल आर्किटेक्चर है। और जो बिल्डिंग्स है उसमें दिख के लग रहा है कि कोई चाइना से इंस्पायर्ड है, कोई रोम से इंस्पायर्ड है, कोई पूरे यूरोप से इंस्पायर्ड है। ये पूरे तरीके से खाली, कितनी शानदार बिल्डिंग है ये। मुझे लगता है ये सिटी इंट्रोवर्ट्स के लिए बनाई गई है। जो कतर है वो एक बहुत ही छोटी कंट्री है। ये इतनी छोटी है कि दिल्ली एनसीआर इससे ज़्यादा बड़ा है, बल्कि डबल या ट्रिपल साइज में होगा दिल्ली एनसीआर इससे। यहाँ की पॉपुलेशन है सिर्फ 30 लाख लोग। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि उन 30 लाख लोगों में कतरी लोग कितने रहते होंगे, आपको क्या लगता है? 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख? नहीं, यहाँ पे जो कतरी लोग हैं, जो लोकल लोग हैं, वो 2 लाख के आसपास हैं। यानी कि सिर्फ 8 या 7% लोग वो हैं जो यहाँ के कतर के लोकल हैं। बाकी जो ज़्यादातर लोग हैं वो बाहर से आए हैं। और ऐसे ही इस देश की इकोनॉमी चलती है। और जो 30 लाख लोग हैं उसमें से ज़्यादातर लोग इंडिया से हैं, 25 से 30%। अब इतनी सारी गाड़ियाँ देख के लग रहा होगा कि कहाँ एम्प्टी है ये सिटी, सब लोग तो हैं यहाँ पे। लेकिन एक्चुअली ये सिटी एरिया है और ये ट्रांजिट एरिया है, यहाँ से लोग आते जाते हैं और यहाँ पर मॉल भी है। तो यहाँ पे कोई रहता नहीं है, लोग बस विजिट करने आते हैं इस प्लेस को, खूबसूरती देखने आते हैं। लाइक ये टूरिस्ट स्पॉट बन चुका है। तो मैं बता रही थी कि हर एक बिल्डिंग की अपनी आइडेंटिटी है, वैसे ही वो बिल्डिंग है। वो जो 4 बिल्डिंग्स दिख रही हैं कम्प्लीटली डिफरेंट। अब आप देखो कि ये कंट्री ऐसी है, पूरा डेजर्ट एरिया, पर इनकी गवर्नमेंट ने अपने रिसोर्सेज यूटिलाइज करके यहाँ पेड़ लगा लगा के काफी हरा कर दिया है। पूरी सिटी में ऐसा नहीं है कि सब बंजर ही दिखेगा, इन्होंने पेड़ लगाए हैं और खूबसूरत पेड़ लगाए हैं, सुंदर लगाए हैं। सामने यूनिवर्सिटी है, घर बिल्कुल खाली, सामने हॉस्पिटल है, बिल्कुल वीरान पड़ा हुआ है। इस सिटी का प्लान आया था 2005 में, लेकिन 2005 से लेकर 2010 तक बहुत स्लोली बिल्ड हो रही थी ये सिटी। जैसे ही 2010 में कतर ने बिड किया वर्ल्ड कप होस्ट करने के लिए, उसके बाद जो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप हुआ है यहाँ पे बहुत रैपिडली हुआ है, लाइक 100 टाइम्स फास्टर। लाइक सोचो कि 2010 तक यहाँ पर कुछ भी नहीं था और 2022 तक सब कुछ बन के तैयार हो गया है। हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटीज, एंटरटेनमेंट हब, इतनी सारी बिल्डिंग्स, आइकॉनिक बिल्डिंग्स। ये मेट्रो की एंट्री है, ये मेट्रो गेट है। मैं मेट्रो के अंदर जाने की कोशिश कर रही हूँ, होपफुली यहाँ पर रिकॉर्ड कर पाऊँ। आई डोंट नो, सब कुछ बहुत वीरान है, लेकिन यहाँ पे लोग देखते रहते हैं कैमरा से कि आप क्या कर रहे हैं। कोई नहीं है सर्विस के पास। इतनी कम भीड़ मैंने किसी स्टेशन के अंदर नहीं देखी है। एंड इट्स सो क्लीन, कहीं कोई गंदगी नहीं है, आदमी नहीं है, गंदगी नहीं है। भाई ये सबवे की तरह एक्ट किया है इसने। हमें इस साइड आना था, मॉल के साइड, तो बस हमने इस स्टेशन का यूज़ किया साइड से यहाँ पे। एंड वी आर हियर। ओ भाई गाड़ियाँ क्रेजी। आज हम जाने वाले हैं एक ऐसी जगह जो बिल्कुल अलादीन वाली मूवी का एक हिस्सा लगती है। हालांकि सबसे दिलचस्प बात तो मुझे वहां जाकर पता चलने वाली थी। इस जगह का नाम है सूक वाकेट, जहां पहुंचते ही वाकई में मेरी आंखें चौंधिया गई। यहाँ पर एक अलग सी खूबसूरती थी, हालांकि गर्मी भी अलग ही थी। लेकिन ये मार्केट शुरू ही शाम के 4 बजे होती है, तो मैंने सोचा इस भभकती हुई गर्मी में गर्मा गर्म चाय हो जाए तो मजा ही आ जाए। आज मुझे कतर में आए हुए 3 दिन हो गए हैं और इन 3 दिनों में मैंने एक्सपीरियंस किया है कि कतर काफ़ी स्ट्रिक्ट है। जब मैंने पहली बार कदम रखा इमिग्रेशन डिपार्टमेंट में तो मुझे पता चल गया कि पंगा नहीं लेना यहाँ के लोगों से। हालांकि फिर मुझे बाद में पता चला कि यहाँ पर जो कतरी लोग हैं वो काफ़ी कम है और इमिग्रेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ की जो बिल्डिंग्स हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो काफ़ी मैनेज्ड और ऑर्गेनाइज्ड है। यहाँ कोई भी बिल्डिंग एक दूसरे से मैच नहीं खाती। कि यहाँ पर जो भी मैंने लोग देखे, कहीं भी शॉप्स में किसी से भी मैंने बात की तो मोस्टली केरला से थे और नहीं भी तो बांग्लादेश या श्रीलंका के साइड से थे। तो सबका एक्सपीरियंस कतर का ऐसा है कि यहाँ पर जॉब तो सब कर रहे हैं, खुश हैं, लेकिन अभी जो टूरिज्म है वो पीक पे नहीं है, तो इनकी कमाई उतनी नहीं हो पा रही है। पीपल आर लिविंग हियर, लेकिन यहाँ पे वो मेंटेन करना लाइवलीहुड इज़ डिफ़िकल्ट थिंग। और यहाँ पर मैंने बहुत छुप छुप के रिकॉर्ड किया है
जैसे मैं अभी रिकॉर्ड कर रही हूँ ना, तो मेरे दिमाग में एक सेंस चल रहा है कि कोई आके रोक न दे मुझे। ये है सूक वाकिफ, यहाँ की ट्रेडिशनल मार्केट। ज्वेलरी मिलेगी, गोल्ड शॉप मिलेगी, परफ्यूम्स मिलेंगे, महंगे महंगे परफ्यूम्स मिलेंगे जो दुनिया में और कहीं नहीं मिलते। लेकिन आपको पता है कतर में बाज के पासपोर्ट बनते हैं, और वो बाज कहाँ मिलते हैं वो देखने हम अभी जा रहे हैं। बाय द वे, अगर हम लोग यहाँ पे सुबह 11 बजे से दोपहर के 3 बजे के बीच में गलती से भी निकल गए तो ये जलती हुई आग दिखाई देगी आपको, इंसान नहीं। ये सारी बंद पड़ी मार्केट अभी कुछ ही देर में खुलने वाली है और यहाँ पे मचेगा। मेरे सामने है फैल्कन सूक, मतलब फैल्कन की मार्केट। कोई भी बाज मुझे बाहर नहीं दिख रहा है, और उसके बगल में ही है बाज का हॉस्पिटल। एक्सेसरीज भी मिल रही है इनकी। ये देखिए, कबूतर बाज के भेष में लोगों को उल्लू बनाता हुआ। अभी एक्चुअली सारे शॉप्स बंद हैं फैल्कन के, तो हम देख नहीं पा रहे हैं। अभी अंदर ऐसे बर्ड्स रखे हुए थे तो उनकी मुंडी हिलने लगी। मुझे लगा कि ओह यही है बाज। बड़े सुंदर है यार, ये खतरनाक तो नहीं लग रहे। वो बहुत सारे हैं। ये लगता है दादाजी ऊपर बैठे हैं जो बंधे हुए हैं। ओहो, पता है लोग चिड़िया को हाथ पे भी ऐसे बिठाते हैं, तो मैं सोच रही हूँ कुछ पैसे लेके बिठा दे मेरे हाथ पे एक बार। कैसन वाह, रांची चलोगे क्या मेरे साथ मेरे घर पे? ओए, इसकी आंखें कहाँ है? हेलो, ये ऐसे क्यों देख रहा है? अभी जो इनको रखा है ये सब शौकिया रखा है। मैंने बात की इनसे कि अभी क्या इनका सिग्निफिकेंस है ऐसे रखने का, तो लोग ख़रीदते हैं भाई, इनकी वैल्यू है। तो जो हिस्ट्री में सिग्निफिकेंस थी वो तो हो गई ना, वो तो बात हो गई। लेकिन उसके अलावा लोग अभी ख़रीदते हैं थोड़ी सी रॉयल्टी के लिए, थोड़ी सी शो ऑफ के लिए। तो ये इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए ऐसे बांध के रखे हुए हैं। एंड आई वॉन्ट टू रिलीज़ दैम। मेरे पास इतने पैसे नहीं है। मुझे अच्छा लगना चाहिए था इनको देख के, पर मुझे बुरा लग रहा है क्योंकि ये बंधे हुए हैं, इनके पैर बंधे हुए हैं, और जब भी पास में बैठ रही हूँ तो फड़फड़ाने लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है बोल रहे हैं मेरे को लाइक रिलीज़ कर दो। ये बहुत एडवांस देश है, इसमें टेक्नोलॉजी इज़ लाइक बाय, तो वही सब यूज़ करके फैल्कन की पूरी हिस्ट्री दिखा सकते थे कि कहाँ से आए, क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, क्यों इसके एक्सेसरीज लेना इंपॉर्टेंट है, और ऐसे करके फिर वो बेच सकते थे रादर दैन रियल फैल्कन्स को ऐसे बांध रहे हैं। तो आई एम नॉट रॉन्ग। और पता है आपको कि इंडिया में ले जाना बहुत स्ट्रिक्ट है, मतलब इंडिया वाले ऐसे अलाउ नहीं करते। सबसे ज़्यादा स्ट्रिक्ट हमारा ही देश है इनको लेके, और भी देशों को होना चाहिए। प्रोटेक्टेड स्पीशीज़ हैं। आई डोंट केयर ये मुझे उठा के ले जाएं खाने के लिए, बट दे शुड बी फ्री। तो इनकी हिस्ट्री क्या है, किस लिए ये फैल्कन्स को बांध के रखा गया है, या फैल्कन्स लोग ख़रीदते हैं? तो ये बाज जो है ना, पहले जो ट्राइब्स रहते थे यहाँ पर कतर में या डेजर्ट एरिया में, उनको बाज हेल्प करते थे खाना कैच करने में। अगर उन्होंने खाना कैच नहीं किया इनके लिए, तो जो ट्राइबल्स हैं उनको भूखे सोना पड़ता था, क्योंकि उसके अलावा कोई चारा नहीं था खाना ढूंढने का। जैसे जैसे टाइम इवॉल्व हुआ वैसे वैसे इन बर्ड्स की यूज़फुलनेस कम हुई, आई मीन यूटिलिटी कम हुई। लेकिन ये नेशनल ट्रेजर जैसा बन गया, क्योंकि ये तब इम्पोर्टेंट थे जब और कुछ नहीं था इनके पास। वैसे तो इवोल्यूशन हो गया, लाइक टेक में, पैसों में, ऑयल निकल गया, नेचुरल गैस निकल गया, लेकिन इनको फिर धर लिया गया, क्योंकि अब ये क्या थे, अब रॉयल सिंबल बन गई है। क्योंकि यहाँ के जो शेख्स हैं या कहीं दूसरे कंट्री से एमिरेट्स के शेख्स हैं, ये इनको लेके जाते हैं। थोड़ा सा शो ऑफ होता है कि हाँ भाई ये हमारे पास रहते हैं और ये हमारे लेगेसी में कभी ऊपर थे सबसे, तो इसीलिए इनको रखा जाता है। और इनका पासपोर्ट भी बाकायदा बनवाया जाता है। अगर कहीं से कहीं जा रहे हैं तो ये पासपोर्ट इनका बनवाना नेसेसरी है, विदाउट पासपोर्ट इज़ इलीगल। वैसे बाज प्रकार प्रकार के हैं यहाँ पर, और वो बहुत महंगे हैं। उनकी स्टार्टिंग प्राइस अभी 10,000 रियाल से है, और तब जब अभी ऑफ सीज़न चल रहा है इनका। मैं आगे एक्सप्लोर नहीं करूँगी अब इसको, क्योंकि मेरा मन उठ गया बिल्कुल। उनकी कंडीशन देख के मुझे मन नहीं गया कि भैया और एक्सप्लोर करना चाहिए इसको। मुझे नहीं प्रमोट करना है ये सब। जो हिस्ट्री है बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी हिस्ट्री है, ऐसे ही लोग इवॉल्व करते हैं, लेकिन उसके अलावा नहीं करना अब। तो अभी चलेंगे हम कुछ और एक्सप्लोर करने जो यहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग है, अरेबिक कंट्रीज़ में खास करके, वो है सुलेमान। यहाँ पर ट्रैफिक सिग्नल क्रॉस करना ना बहुत मुश्किल है, पता ही नहीं चलता कि कब क्रॉस करना है, कौन सी लाइट जल रही है कौन सी नहीं। चलने वाली लाइट तो ग्रीन होती ही नहीं है कभी, और बिना ग्रीन हुए लोग दौड़ने लगते हैं। इट्स कंफ्यूजिंग।
अभी सारी शॉप्स ओपन हो रही है धीरे धीरे और लोगों का सैलाब बढ़ता जा रहा है। तो मुझे चाहिए सुलेमानी, लेट्स लुक फॉर सुलेमानी। हट जा सामने से। सुनसान राह, ओ शिट, इधर रिकॉर्ड नहीं कर सकते। सुनसान राहों पर तहकीकात जारी है, सुलेमानी अभी तक मिली नहीं। अंदर फिर से सुलेमानी चाहिए, एक चाहिए। अंकल ये वाली चाय कैसे अलग होती है? सुलेमानी है? सुलेमानी अलग कैसे होती है हमारे वाली चाय से, मतलब लाइक इंडिया वाली चाय से? वो इंडिया वाले तो पाउडर होते हैं ना। पाउडर, अच्छा पाउडर, हाँ छोटे 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 छोटे, हाँ। तो यहाँ भी तो ये इसमें ये भी इंडिया का चाय है। ये भी इंडिया का चाय है, इंडिया का चाय है वो। तो सुलेमानी क्यों बोलते हैं इसको? ब्लैक टी। ओ ब्लैक टी मतलब है इसका? अच्छा अच्छा, मुझे दूसरा वाले जो दूध वाले को कड़क बोलते हैं, जरा कड़क चाय। कड़क चाय। अच्छा, मुझे अगर ब्लैक टी पीनी है तो सुलेमानी में। ठीक है। आपको कौन सी पसंद है? सब पीते? ब्लैक टी पीता हूं। अच्छा, जितनी देर मैं इसको डुबाऊंगी बहुत कम, जितना रखा है उतना कड़क। उतना कड़क बनेगा। हाँ बढ़िया। ओ इसे कहते हैं सुलेमानी। मुझे लगा। तो बात ये है कि यहाँ के लोग चाय पीना पसंद करते हैं, बहुत पसंद करते हैं। रेगुलर रिफ़्रेशमेंट है चाय यहाँ की। लेकिन चाय दो तरह की है। एक जो मिल्क वाली चाय है जो हमारे यहाँ भी बनती है भारत में, उसको ऑलमोस्ट ये लोग सेम तरीके से बनाते हैं। लेकिन अगर अदरक वाली चाय बोलोगे तो उसमें अदरक ऊपर से डालेंगे, खौला के नहीं, ऊपर से जब चाय बन जाएगी उसके ऊपर से, रॉ मतलब। तो मिल्क वाली चाय को बोलते हैं कड़क चाय। और जो ब्लैक टी होती है जिसमें सिर्फ चाय पत्ती उबाली हुई होगी या तो अलग से चाय पत्ती डाल के डिप करके पिएंगे, उसको बोलते हैं सुलेमानी चाय। मैं अगर यहाँ पे रहती तो मैं भी सुलेमानी चाय ही पीती। बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड है ये मार्केट से ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि किसी फिल्म का सेट हो। सब लोगों ने जो रेगुलर सर्विस दे रहे हैं, काम कर रहे हैं, वो बहुत अच्छे तरीके से कपड़े पहन के घूम रहे हैं, लाइक प्रॉपर यूनिफॉर्म्स। सारी गलियां इतनी क्लीन हैं, कोई झंझट नहीं है, कोई शोर शराबा नहीं है। इस मार्केट में सारी वो चीज़ें मिल रही हैं जो जनरली मार्केट्स में मिलती हैं, पर कुछ शोर शराबा नहीं है, कुछ क्योटिक नहीं है। वे टू अरेंज्ड। शायद मैं शॉप खुलने से पहले आ गई हूँ इसलिए, बट स्टिल मुझे नहीं लगता है कि इतना कुछ डिसऑर्डर होता होगा। मैं सच बताऊँ तो ये जगह मुझे बहुत स्ट्रेंज सी लग रही है। ऐसा लग रहा है कि सब कुछ बहुत प्लान्ड है। किसी के लिए तो प्लान्ड है, या तो टूरिस्ट हो सकते हैं या तो टूरिस्ट हो सकते हैं। इतना अरेंज्ड, कोई कुछ बुला नहीं रहा है शॉपिंग करने के लिए, कोई कुछ बोल नहीं रहा है। I mean, इसको मार्केट थोड़ी कहते हैं। ऐसा दुबई में हुआ था, ऐसा ओमान में भी हुआ था थोड़ा बहुत, लेकिन यहाँ पे सेम काइंड ऑफ मार्केट में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। ज़्यादा स्पेस मिल गया था लगता है इनको बनाने के लिए। इज इट ओमानी कॉफ़ी? सॉरी ओमानी, इज इट कॉफ़ी? इट्स गुड, इट्स हॉट, वेरी हॉट। इसके साथ आइसक्रीम लेनी पड़ेगी। ये इंस्ट्रक्शंस हैं यहाँ के, कपड़े ढंग के पहनने, कुत्ते ने घुमाने भाई, और साइकिल लेके तो बिल्कुल नहीं चलना। और यहाँ पर पास में मेट्रो भी है, जिससे अभी हम जाएंगे दोहा, द कैपिटल ऑफ कतर। लेट्स गो, एंड द मोस्ट एडवांस सिटी इन द वर्ल्ड। अगर किसी का अंगूठा खो गया हो तो वो यहाँ पे है। तो ये है मेरी आखिरी शाम कतर के नाम। ये पूरा जो एरिया है जहाँ पे मैं खड़ी हूँ अभी कतर में, वो एक्चुअली फिशिंग विलेज था और यहाँ पे ट्राइबल्स रहते थे। अब मैं बताती हूँ कि ये कंट्री मुझे इतनी रेस्ट्रिक्टिव क्यों लगी। एक्चुअली जब से मैंने एयरपोर्ट पे लैंड किया है और रिकॉर्ड करने की कोशिश की, तब से मुझे रोका गया। लाइक एयरपोर्ट पे ऐसा हुआ ही नहीं कभी, एक्सेप्ट इमिग्रेशन जोन्स, मैं वहाँ पे रिकॉर्ड नहीं करती क्योंकि वहाँ पे साफ साफ मना है। और किसी जोन में कोई भी रिकॉर्ड करने से मना नहीं करता। चलो कोई बात नहीं, एयरपोर्ट का समझ में आता है फिर भी थोड़ा बहुत। उसके बाद मैं मॉल में गई, मॉल में भी किसी ने मुझे रोका आके कि क्या आपने परमिशन ली है रिकॉर्ड करने की। उसके बाद मैं जब चल रही थी, जैसे मॉल में तो बेइंतहा लोग आते हैं ना, तो मोस्टली वैसे लोग आ रहे थे जो शायद कतरी थे या तो अरब कंट्रीज से थे। जैसे जो लड़कियां थी उन्होंने बुर्का पहना था, हिजाब पहना था, जो भी ड्रेस होता है यहाँ का। और जो लड़के लोग हैं, जो आदमी लोग हैं, उन्होंने पूरा
वाइट वाला ड्रेस पहना था। तो मैं जब वॉशरूम गई या मैं लड़कियों के बीच से निकल के आई थी तो सब मुझे देख रहे थे, तो मुझे लगा आउट ऑफ क्यूरियोसिटी देख रहे हैं, लेकिन सब आउट ऑफ क्यूरियोसिटी नहीं देख रहे थे। तो थोड़ा सा अजीब सा लगा कि क्या मैं गलत कपड़े पहन के आ गई हूँ या मैं गलत जगह पे आ गई हूँ, यहाँ पे नहीं आना चाहिए था मुझे। उसके बाद फिर मैं रिकॉर्ड करने की शहर में भी कोशिश कर रही थी, लाइक जैसे मैं अभी रिकॉर्ड कर रही हूँ तो मुझे अभी भी लग रहा है कि कोई आके मुझे टोक न दे कि यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं करना। इस शहर में मुझे रिकॉर्ड करने में बड़ी दिक्कत हुई है, मतलब मैं छुप छुप के कहीं कहीं पब्लिक प्लेसेस में रिकॉर्ड कर रही थी कि किसी का चेहरा नहीं आए। तो इस मामले में मुझे काफ़ी रेस्ट्रिक्टिव लगा ये देश। ये कंट्री रिस्ट्रिक्टिव तो है, लेकिन साथ ही साथ ये बहुत एडवांस भी है। यहाँ पे दोहा और लुज़ेल जैसी बेहतरीन सिटीज़ भी हैं। आप देखो मेरे चारों तरफ यहाँ पे ऐसी ऐसी बिल्डिंग्स बनी हुई हैं कि आप देख के एकदम भौचक्का रह जाओगे। हर एक बिल्डिंग पे एक अलग लाइटिंग, अलग तरह का स्ट्रक्चर और अलग तरह का एक अस्तित्व दिया गया है। कल हम इन्हीं बिल्डिंग्स को देख रहे थे लुज़ेल सिटी से, और आज हम इन्हीं बिल्डिंग्स के बीच में हैं। कतर ऐसा नहीं है कि पहले भी जाना नहीं जाता था, लेकिन फीफा वर्ल्ड कप के बाद ये कंट्री वाकई में एक मैप पे एक ठप्पा लग गई है। लोग इसको पहचानने लगे, जानने लगे। सोचो एक कंट्री जो दिल्ली एनसीआर से भी छोटी है, वो फीफा वर्ल्ड कप होस्ट करती है, और उसको होस्ट करने के लिए वो एक सिटी बिल्ड करती है पूरी की पूरी, बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करके, और आज वो सिटी खाली है। आज भी कतर को लोग जानते हैं तो फीफा वर्ल्ड कप की वजह से जानते हैं। उस वक्त इन्होंने मेट्रोस फ्री कर दिए थे टूरिस्ट के लिए। अरे ट्रैवल करो जहाँ ट्रैवल करना है। ये जो कॉम्पिटिटिवनेस है ना खुद से ही कि आज ऐसा है और कल ऐसा बना देंगे, ये बात मुझे बेहतरीन लगी इस कंट्री की। बल्ले ये सच्चाई है कि कतर अपने कानूनों को लेके काफी स्ट्रिक्ट है, और यही वजह है कि यहाँ पर सेफ्टी काफी ज्यादा है। हालांकि इन्हीं कानूनों की वजह से कभी कभी ऐसा लग सकता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ मूवमेंट थोड़ा कम है। बाकी नमक स्वाद अनुसार। जय जय।